हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद वर्मा क्लासेज में आपका स्वागत है। फ्रीडम स्ट्रगल सीरीज में हम भारत में राष्ट्रवाद का अध्ययन कर रहे हैं और आज के सेगमेंट में हम भारत में राष्ट्रवाद के उदय में लॉर्ड लीटन की नीतियों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रवाद के इतिहास की एक दिलचस्प और विरोधाभासी तथ्य यह रही है कि ब्रिटिश सत्ता ने जितनी अधिक तेजी से भारत में दमन और शोषण की नीतियों को लागू किया, उतनी ही अधिक तेजी से भारत में राष्ट्रवाद की भावनाएं फैलती चली गई। और इसकी सबसे अनूठी बानगी आप ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड लीटन की नीतियों में बखूबी देख सकते हैं। लेकिन अनजाने में ही सही, लॉर्ड लीटन ने अपनी दमनकारी नीतियों से न केवल शिक्षित भारतीयों के लिए साझा राजनीतिक मंच की जरूरत महसूस करवा दी, बल्कि इसने भारत में राष्ट्रवाद के उदय के लिए भी एक मजबूत आधार तैयार कर दिया। और इसका संकेत आप लॉर्ड लीटन के द्वारा लागू की गई वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट में देख सकते हैं, जिसमें भारतीय भाषाओं के अखबारों पर कई निगरानी एवं सेंसरशिप लगाने का एक गंभीर प्रस्ताव था। लेकिन यहां पर भारतीय बुद्धिजीवियों ने प्रतिरोध का एक चमत्कारिक उदाहरण प्रस्तुत कर दिया। कलकत्ता से प्रकाशित होने वाली अमृत बाजार पत्रिका ने इस दमनकारी कानून से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बांग्ला से बदलकर अंग्रेजी में कर ली। चूंकि यह कानून सिर्फ स्थानीय भारतीय भाषाओं पर लागू होता था, अतएव अमृत बाजार पत्रिका इस कानून के दायरे से बाहर हो गई। लेकिन यह घटना केवल एक कानूनी दांवपेच का महज उदाहरण भर नहीं था, बल्कि यह दर्शाती है कि दमन की नीति ने भारतीय नेताओं को हतोत्साहित करने के बजाय उन्हें और अधिक संगठित होने, विरोध करने और शासन की कमजोरियों से फायदा उठाने के लिए प्रेरित कर दिया। संक्षेप में, लॉर्ड लीटन यदि दमन और शोषण के शिल्पकार थे, तो जाने और अनजाने भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के जन्मदाता के प्रतीक के रूप में भी जाने गए। साथ ही साथ यह भारत के इतिहास के एक निर्णायक अध्याय भी रहा, जो हमें बताती है कि कैसे ब्रिटिश भारत में दमन की हर कोशिश राष्ट्रवाद की ज्वाला को और अधिक तेज कर रही थी। आइए दोस्तों, अब हम लॉर्ड लीटन के द्वारा आयोजित की गई दिल्ली दरबार के बारे में अध्ययन करते हैं। ये आयोजन 1 जनवरी 1877 को प्रारंभ किया गया और 2 सप्ताह तक चला था। इसका मूल उद्देश्य ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी यानी इंप्रेस ऑफ इंडिया घोषित करना था। और इसके लिए शाही उपाधि अधिनियम या रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876 को पारित किया गया। और यह तथ्य परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाएगा। आपसे यह पूछा जा सकता है कि दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित करने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया था। इसे दिल्ली दरबार या प्रोक्लेमेशन दरबार भी कहते हैं। चूंकि महारानी इसमें व्यक्तिगत रूप से शामिल नहीं हुई थी, इस कारण उनके लिखे गए संदेश दिल्ली दरबार में लॉर्ड लीटन के द्वारा पढ़ा गया। और यह याद रखिएगा कि ये संदेश आज भी कलकत्ता के विक्टोरिया मेमोरियल में पत्थर या शिलाखंड पर अंकित है। इसी में लॉर्ड लीटन ने महारानी को केसरी हिंद की उपाधि दी थी। तो यह तथ्य भी परीक्षा में कई बार पूछा गया, केसरी हिंद से संबंधित तथ्य, तो यह भी याद रखिएगा। इस दिल्ली दरबार की आलोचना मुख्यतः टाइमिंग को लेकर हुई, क्योंकि 1876 से 78 के बीच दक्षिण भारत और बंगाल में भीषण अकाल पड़ा था और ऐसा माना जाता है कि इसमें 50 लाख लोग मारे गए थे। और दिल्ली दरबार में जो फिजूल खर्ची हुई, इसके कारण भारतीयों में ब्रिटिश शासन के प्रति, ब्रिटिश सत्ता के प्रति गहरा असंतोष आ गया था। चूंकि इस दरबार में राजा, महाराजा और नवाब शामिल हुए थे, तो इसके लिए एक ड्रेस प्रोटोकॉल भी रखा गया था। लेकिन इस ड्रेस प्रोटोकॉल का उल्लंघन पुनः सार्वजनिक सभा के गणेश वासुदेव जोशी ने खादी का कुर्ता पहनकर कर दिया। तो यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि दिल्ली दरबार में ब्रिटिश भव्यता के प्रदर्शन का विरोध खादी पहनकर किस व्यक्ति ने कर दिया था। ये दिल्ली दरबार ब्रिटिश भारत में 3 बार हुए। ये पहला था 1877 में लॉर्ड लीटन के टाइम में, सेकंड 16 साल के बाद 1903 में लॉर्ड कर्जन के टाइम में हुआ, और तीसरा उसके 8 साल के बाद 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के टाइम में हुआ। ये तीनों दिल्ली दरबार दिल्ली के कोरोनेशन पार्क में हुआ था, जो आज बुरारी बाईपास के पास है। और इसी में जॉर्ज पंचम की ऊंची मूर्ति भी है, और जहां पर दरबार हुआ था वहां बलुआ पत्थर से निर्मित स्मारक स्तंभ भी। आइए दोस्तों, हम लॉर्ड लीटन के द्वारा लागू की गई 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के बारे में जानते हैं। यह एक विवादास्पद कानून था, जो केवल भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लाया गया था। ऐसा माना जाता है कि 1876 से 80 के बीच जो एंग्लो अफगान युद्ध हुआ था, और जिसमें जो फिजूल खर्ची की गई थी ब्रिटिश सत्ता के द्वारा, और दूसरा 1876 से 78 के बीच जो दक्षिण भारत और बंगाल में भीषण अकाल पड़ा था, उसमें जो कुप्रबंधन हुआ था और भारतीय समाचार पत्र इसकी आलोचना कर रहे थे, इससे बंद कराने के उद्देश्य ये एक्ट को लाया गया था। इसे देसी प्रेस अधिनियम या मुंह बंद कराने वाला अधिनियम या गैगिंग एक्ट भी बोलते हैं। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से ये सब नाम अवश्य याद रखिएगा। इसकी प्रकृति काफी भेदभावपूर्ण थी, क्योंकि ये सिर्फ भारतीय भाषाओं से छपने वाली
पत्रिका पर ही लागू होता था, अंग्रेजी समाचार पत्रों को इसमें छूट दी गई थी। कानून का उल्लंघन करने पर जमानत राशि या प्रेस को जब्त कर लिया जाता था, जुर्माना अलग से लगाया जाता था। चूंकि यह कानून सिर्फ भारतीय भाषाओं पर ही लागू होती थी, इसलिए कलकत्ता से छपने वाली पत्रिका अमृत बाजार पत्रिका, जिसके संपादक शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष थे, इन्होंने रातों रात अपनी भाषा बांग्ला, पत्रिका की जो भाषा थी बांग्ला, उसे बदलकर अंग्रेजी कर लिया। ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए वह कौन सी पत्रिका थी जिसने रातों रात अपनी भाषा को बदल दिया था। लेकिन इस कानून के जद में जो आ गई वो सोम प्रकाश थी, भारत मिहिर और ढाका प्रकाश। ये कम से कम ये 3 नाम अवश्य याद रखिएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के द्वारा प्रतिबंधित होने वाली वह पहली पत्रिका कौन थी? तो याद रखिएगा सोम प्रकाश। इसके संपादक ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। बाद में काफी तीव्र आलोचना होने के बाद, लिटन के बाद जो लॉर्ड रिपन आए थे, इन्होंने 1882 में इस कानून को रद्द कर दिया। एक स्टेटमेंट अवश्य याद रखिएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी की है। इन्होंने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को आकाश से होने वाला वज्रपात बताया था, ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। तो ये स्टेटमेंट अवश्य याद रखिएगा। नेक्स्ट चरण में हम लिंटन के द्वारा लागू की गई आर्म्स एक्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए दोस्तों, अब हम लॉर्ड लिंटन के द्वारा लागू की गई 1878 में आर्म्स एक्ट के बारे में जानते हैं। इसे भारतीय सशस्त्र अधिनियम 1878 या इंडियन आर्म्स एक्ट 1878 भी कहते हैं। इस अधिनियम के तहत भारतीय नागरिकों को बिना लाइसेंस के शस्त्र या हथियार को रखना, ले जाना, बनाना या व्यापार करना को दंडनीय अपराध मान लिया गया। कानून का उल्लंघन करने पर 3 वर्ष तक की जेल या जुर्माना या दोनों का प्रावधान था। लेकिन यह कानून यूरोपीय और एंग्लो इंडियन पर लागू नहीं होता था, उन्हें इस कानून से छूट दी गई थी। कानून की यही भेदभावपूर्ण प्रकृति की काफी तीव्र आलोचना की गई और भारतीयों को यह महसूस हुआ कि ब्रिटिश सत्ता उन्हें यूरोपियों से कमतर मानती है। काफी तीव्र विरोध होने के बावजूद भी लॉर्ड रिपन इसे समाप्त नहीं कर पाया, लेकिन दंडात्मक प्रावधान में कुछ कमी अवश्य की है और कमोबेश यही कानून 1947 तक चलता रहा। जब देश आजाद हुआ तो 1959 में भारत सरकार ने इसकी जगह आयुध अधिनियम 1959 को लाया। नेक्स्ट टर्न में हम लॉर्ड लिंटन के द्वारा सिविल सेवा में जो एज घटा दिया गया था 21 से 19, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आइए दोस्तों, अब हम लॉर्ड लिंटन के द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज यानी भारतीय सिविल सेवा, जिसे शॉर्ट में आईसीएस कहते हैं, इसमें परीक्षा में बैठने की जो अधिकतम आयु 21 वर्ष थी उसे घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया। इसके बारे में जानते हैं। ये लिंटन की एक प्रतिक्रियावादी नीति थी जिसका मुख्य उद्देश्य उच्च प्रशासनिक पदों पर भारतीयों के प्रवेश को रोकना था। यहाँ याद रखिएगा कि 1853 में पहली बार भारतीयों के लिए सिविल सर्विसेज के दरवाजे खोल दिए गए, लेकिन एक भी भारतीय से इस परीक्षा में पास न कर पाए। इसके लिए परीक्षा का मानक काफी हाई रखा गया था। परीक्षा सिर्फ एक जगह लंदन में आयोजित होती थी और अधिकतम एज 23 वर्ष रखा गया। लेकिन इतनी कड़ी प्रतिस्पर्धा होने के बावजूद 1863 में सत्येंद्रनाथ टैगोर वो पहले भारतीय थे जिन्होंने इस परीक्षा में सफलता प्राप्त कर ली। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आईसीएस परीक्षा पास करने वाले वो पहले भारतीय कौन थे? तो नाम याद रखिएगा, सुरेंद्रनाथ टैगोर। इसके 3 वर्ष के बाद ही अंग्रेजों ने परीक्षा का मानक को और हाई करते हुए अधिकतम एज 23 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष कर दिया। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से 3 वर्ष के बाद ही 1869 में 3 भारतीय एक साथ, रमेश चंद्र दत्ता, बिहारी लाल गुप्ता और सुरेंद्रनाथ बनर्जी इस परीक्षा को पास कर गए। और बाद में 1870 में आनंद राम बरुआ, 1871 में कृष्ण गोविंद गुप्ता, 73 में ब्रजेंद्र नाथ डे और 76 में PR चेट्टी इस परीक्षा में पास हो गया। इस तरह 1853 से 78 तक कुल 8 भारतीय आईसीएस परीक्षा में सफल हो गए। लेकिन लिंटन एक भी भारतीयों को इस उच्च पदों पर देखना नहीं चाहते थे और प्रतिक्रिया में उन्होंने 21 वर्ष से घटाकर एज को 19 कर दिया ताकि 19 वर्ष की एज में लंदन जाकर कोई भी भारतीय इस परीक्षा में पास ना कर पाए। इसकी तीव्र आलोचना भारतीयों में हुई और इस संगठन का एक संगठन इंडियन एसोसिएशन था सुरेंद्रनाथ बनर्जी के, इन्होंने इसकी काफी ज्यादा विरोध किया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1969 में आईसीएस परीक्षा निकाले थे लेकिन बाद में इन्हें अयोग्य घोषित कर दिया था। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक क्वेश्चन पूछा भी गया है कि इस पॉलिसी का सबसे तीव्र विरोध किस संगठन ने किया था? तो याद रखिएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी की इंडियन एसोसिएशन ने। ठीक है दोस्तों, ये क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं। कमेंट करके बताइएगा कि क्लास आपको कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।